2 दिसंबर, दिसंबर मंथ एंटर कर चुका है। 14 डेज, 13 डेज है। 13 डेज भी खत्म और 12 डेज ही बचा है। तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे से लग जाओ। बाकी ये करंट अफेयर तो अभी प्रीलिम्स में तो आना नहीं है इसको, तो मेंस में अगर कुछ टॉपिक यहाँ से ओवरलैप हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आइडिया रखना है कि यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते समय। तो आज का देख लेते हैं 2 दिसंबर का क्या क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़। और कुछ संडे का अगर कुछ होगा तो मैं रखा हूँ, बता दूंगा कल जो संडे था उस पर। हाँ, ये इशू जो आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस है, माने ग्रोथ को लेके या फिर ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेके, कि जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है, रेट रेट बढ़ा देता है। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाता है तो मतलब क्या, कि रेपो रेट इसलिए बढ़ाता है कि ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। इन्फ्लेशन कम हो जाए इसलिए रेपो रेट बढ़ाता है। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट जो क्या कह रहा है कि अभी एक रिपोर्ट आया है जहाँ पे पता चला है कि जीडीपी जो है वो डिक्रीज होकर 5.2% के आसपास क्वार्टरली जीडीपी शो कर रहा है। तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि इन्फ्लेशन रहने दिया जाना चाहिए, और रेपो रेट को अनचेंज रखना चाहिए, माने रेपो रेट को और कमाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके। और लोन ज़्यादा दिया जाएगा मतलब ग्रोथ और बढ़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में यही कंटेंशन रहता है कि एक एक खड़ा रहता है अपने, एक गवर्नमेंट जो खड़ा रहता है वो ग्रोथ को लेके खड़ा रहता है कि मेरा ग्रोथ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आरबीआई बोलता है कि इन्फ्लेशन कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन कम से कम रहना चाहिए। उसी के ऊपर दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। वही न्यूज़ बना है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ डिबेट को लेके। ठीक है, मैं बता दिया कि यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मैंने एक आइडिया मैंने एक्सप्लेन पेज में देखेंगे अभी। एक्सप्लेन पेज अभी आएगा नीचे में तो वहाँ पे देख लेंगे। और एक हेडलाइन क्या बना है फर्स्ट पेज में, ट्रम्प जो है वो ब्रिक्स ग्रुपिंग को थ्रेट किया है कि डॉलर को रिप्लेस करने का सोचो भी मत, नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा मैं, 100% टैरिफ लगा दूंगा तुम पाँचों छः कंट्री पे। सॉरी, छः बोल रहा हूँ अभी, 5+4, 5+4 9 कंट्री पे। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है, ट्रम्प बोला है कि मैंने, एक्चुअली ब्रिक्स का एक कोई ये था, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग डॉलर का अल्टरनेटिव कुछ रखेंगे जिससे डॉलर के ऊपर जितना जितना डिपेंडेंसी उसको कमाना है बोल के। ठीक है, तो उसके लिए ट्रम्प ट्रम्प क्या बोला कि ऐसा अगर सोचे भी तो तुम रिप्लेस करने का डॉलर का तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा तुम पे। तो ये एक बस प्रपोजल है, अब इसके ऊपर क्या इफ बट नो यस क्या है, अच्छा है खराब है, वो कल डिस्कस होगा। आज खाली बस भाषण दिया है, तो इतना ही न्यूज है कि ट्रम्प ने चमकाया है ब्रिक्स को। तो अब इस सेंस में ब्रिक्स क्या है नहीं है जानना जरूरी है। अब ये ब्रिक्स, अब ये न्यूज़ बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ब्रिक्स का जो बैंक वाला पार्ट है कि कौन मैंने बैंक कैसे क्या करता है, कौन कौन सा बैंक है ब्रिक्स में, एनडीबी है और सीआरए है। ठीक है, ये दो बैंक है ब्रिक्स का, एक कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट और एक है डेवलप्ड बैंक करके कुछ है, नेशनल डेवलप बैंक करके कुछ है वो। और क्या न्यूज़ में चल रहा है, अभी कुछ पिछले ही हफ्ते देखे थे कि आंध्रा अपना जो टू चाइल्ड पॉलिसी उसको ये कर लिया, रिवोक कर लिया, वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि जिसके पास टू चाइल्ड पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट था, पंचायत लेवल पे, कि सिर्फ वही इलेक्शन में लड़ सकता है जिसके 2 बच्चे हैं। देखा कि पॉपुलेशन जो है, फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 1.7 है फर्टिलिटी रेट आंध्रा का। तो इसलिए ये रिप्लेस वापस किया। सेम तेलंगाना भी सेम चीज वही चीज किया है, टू चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर लिया है अभी। और क्या, पैरेलली क्या, आरएसएस के जो मैंने जो चीफ है, जो प्रेशर ग्रुप है एक आरएसएस, ठीक है प्रेशर ग्रुप है, राइट विंग प्रेशर ग्रुप है ये। तो 3 चाइल्ड नॉर्म को अवॉइड करने के लिए बोला है, मैंने 3 चाइल्ड नॉर्म को, मैंने जो 2 चाइल्ड है उसको बोल रहे हैं कि 3 चाइल्ड को कर दो आप, कि 3 चाइल्ड रहेगा तो ये बेनिफिट आना चाहिए। तो अब तुम्हारे लिए ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन टॉपिक है, ठीक, मेंस के लिए। तो वहाँ पे पॉपुलेशन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत बार हो रहा है। हर कोई मैंने बार बार अब कह रहा है कि मैंने इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है कुछ स्टेट में, साउदर्न स्टेट में का पॉपुलेशन घट रहा है। वहाँ पे क्यों घट रहा है? कि फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम गया है। ठीक है, 2.1 से कम गया है। 2.1 जो है वो मैंने सबसे बेस्ट माना जाता है कि इतना है तो मतलब रिप्लेस होते रहेगा। और अगर इससे कम हुआ मतलब रिप्लेसमेंट थ्योरी के अगेंस्ट है, कि मैंने एक पेरेंट्स हैं, 2 कपल हैं, वो एटलीस्ट एक 2 बच्चे को जन्म देंगे। ठीक है, 2 बच्चे को जन्म देंगे तो जाके रिप्लेस होते रहेगा पॉपुलेशन। ठीक है, और नहीं तो फिर 2.1 से अगर गया, 2.1% से कम गया फर्टिलिटी रेट,
तो फिर वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे अपने बच्चे को। तो इसलिए ये पॉपुलेशन एज ए टॉपिक ज्योग्राफी का है, अच्छे से करना। उसमें तुमको मैंने इस बार हो सकता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि मेंस में ही क्वेश्चन पूछ ले। क्यों पूछेगा? रेफरेंस यहाँ से उठाएगा वो। और वही अब जो डिबेट चल रहा है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, उसी के ऊपर डिस्कशन है यहाँ पे। और देखते हैं। हाँ, पीएम मोदी अभी भुवनेश्वर में कोई मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पे मैंने भाषण में वही बोल रहे थे कि पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर कौन मैंने डीजीपी आईजीपी लोगों का एक कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पे पुलिस को बोल रहे हैं कि थोड़ा फोकस करने के लिए डीप फेक क्या है? डीप फेक में मैंने तुम्हारा चेहरा चेंज करके, जैसे डीप फेक होता है ऐसा कि लीगली तुम्हारा फेस जो है, लीगली क्या, मतलब लीगल ही है ये डीप फेक, कि तुम्हारा फेस चेंज कर देगा, पर्सन का बॉडी किसी और का है और फेस तुम्हारा सेम टू सेम कॉपी करके टेक्नोलॉजी यूज करके उनको मैंने तुम्हारे तुम्हारे लिए वीडियो प्ले कर देगा। ये पिछले साल भी फेक डीप फेक न्यूज में था। रश्मिका मंदाना का कुछ मैंने वीडियो, जो लिफ्ट वगैरह में उतर रही थी, नीचे उतर रही थी, उसका वीडियो कुछ चेंज, मैंने कोई किसी और का बॉडी था, रश्मिका मंदाना का फेस दिखा के ये हुआ था, तो अमिताभ बच्चन वगैरह सब ट्वीट किए थे। तो डीप फेक का मतलब यही है कि जिसमें जहाँ पे फेस चेंज कर दिया, जैसे इस पर्सन का फेस चेंज कर दिया है और अमिताभ बच्चन का रख दिया है, और फिर वो ये मैंने भाषण दे रहा हूँ मोदी जी के साथ बैठ के। ये कौन है? ये तुम्हारे डिजिटल मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर है, राजीव चंद्रशेखर साउथ के हैं। तो इनका फेस चेंज करके अमिताभ बच्चन का लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं डीप फेक। ठीक, डीप फेक। वैसे नार्को टेरर, डिजिटल फ्रॉड, इस सब पे भाषण चला है अच्छा खासा। इसमें एक फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है कि अभी ये जीएस पेपर थ्री में ये अभी इतना कंफर्म रहना कि एक डिजिटल फ्रॉड पे आएगा ही आएगा इस बार। डिजिटल फ्रॉड पे आएगा ही। ठीक, डिजिटल फ्रॉड पे आएगा। और उस स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। क्या है डिजिटल अरेस्ट? बार बार देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे मैंने तुमको वीडियो कॉल से या फोन कॉल से तुमको पैसा ठग ले रहा है ऑनलाइन डिजिटली। ठीक है, उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो उसकी उसी में क्या बोला है, इंडिया अप्रोक्सीमेटली इतना 1,000 करोड़ का लॉस हो चुका है साइबर फ्रॉड इंडिया को। ठीक है, और ये डाटा किसका है? आई4सी का, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। ये जो इंटरनल सिक्योरिटी अगर पढ़े हो स्टैटिक में, तो वहाँ पे ये बॉडी का मैंने क्या है नहीं हो पता होना चाहिए। ठीक, तो ये बॉडी अपना डाटा दिया है जहाँ पे बता रहा है कि अराउंड 11,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हो चुका है। तो ये इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो बहुत अच्छा नंबर तुमको, मैंने इंट्रोडक्शन तुम्हारा जो हाफ मिलने वाला था वहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको नोट्स में डालना है तो डाल लो। मैंने होना चाहिए इंट्रोडक्शन में ऐसा। फैक्ट बेस्ड इंट्रो बहुत सॉलिड होता है, और प्लस करंट अफेयर बेस्ड है, और मैंने पॉजिटिव पॉइंट आता है ये। और आखिरी में कंक्लूड में क्या करना कि मोदी जी बोले हैं कि एक्सपांड द मंत्रा ऑफ स्मार्ट पॉलिसिंग। स्मार्ट पॉलिसिंग में क्या बोले हैं? एस से स्ट्रेटेजिक, एम से मेटिकुलस, एडेप्टेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वैसे SMART, स्मार्ट, इसको वे फॉरवर्ड में यूज कर देना। ठीक है, स्मार्ट से स्ट्रेटेजिक, मेटिकुलस, एडेप्टेबल और रिलायबल, ट्रांसपेरेंट। तो ये तुम कंक्लूजन में लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में इसको तुम मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा तुम्हारा कि स्मार्ट को तुम, स्मार्ट पॉलिसिंग जो मोदी जी मैंने बोलते हैं उसी का, उसको मैंने वे फॉरवर्ड बनाना है कि स्ट्रेटेजिक किस तरीके से स्ट्रेटेजिक होना है, मेटिकुलस तो किस तरीके से, एडेप्टेबल मतलब किस तरीके से, रिलायबल, फिर ट्रांसपेरेंट मतलब किस तरीके से। थोड़ा थोड़ा मैंने एक एक पॉइंट ओपन कर दोगे ये लिख के, तो तुम्हारा 5 पॉइंट वे फॉरवर्ड में रेडी रहेगा। और 3 पेज भी भरना है तो आराम से एक पेज भरा जाएगा ये 5 पॉइंट में ही वे फॉरवर्ड में। और देखते हैं ग्लोबल जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्लास्टिक ट्रीटी साइन हो रहा है। प्लास्टिक ट्रीटी अभी साइन चल रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक ट्रीटी साइन हो रहा है। तो उसमें क्या था कि आज मैंने लोग ड्राफ्ट बिल बनाया था कि ऐसा ऐसा रखेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और 2024 तक फाइनलाइज कर देंगे, जो कि बाइंडिंग रहेगा सब पे। ठीक, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि अभी मैंने डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था। ठीक, इसके लिए क्या हुआ कि वो जो ट्रीटी था, जो ड्राफ्ट ट्रीटी पे जो डिस्कशन था वो कोलैप्स हो गया है। अब 2024 में एंड नहीं होगा ये, अब नेक्स्ट ईयर लोग डिस्कशन करेंगे इसी चीज़ पे। तो यही चीज़ आया है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी प्लस मराइन पोल्यूशन के ऊपर बात हो रहा था ये में कहाँ, बुसान। बुसान कौन से शहर में है? साउथ कोरिया में है। यहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे थे, बाइंडिंग ट्रीटी था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बहुत से कंट्री में डिफरेंसेस था बहुत ज़्यादा, बोल के नहीं हो पाया। अब ये क्या था डिफरेंसेस, उतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछेगा कि ट्रीटी को अगर क्वेश्चन पूछना हो तो एनवायरनमेंट में डाल सकते हो, जहाँ पे डिमेरिट्स होगा कि कैसे ग्लोबल ट्रीटी का मैंने ड्राफ्ट लेवल फाइनल स्टेज पे पहुंच के भी मैंने कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है बोल के।
बाइंडिंग ट्रीटी, इंपॉर्टेंट प्लास्टिक ट्रीटी जैसा ट्रीटी साइन भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो एक आइडिया इसलिए कह रहा हूँ कि तुमको बुकलेट तो पढ़ना ही है, लेकिन करंट अफेयर जो है एक डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहोगे तो एक देश दुनिया में क्या हो रहा है पता चलते रहेगा तुमको, तुम्हारा खुद का जो इनर कंसेंस है तुम्हारा एक्टिवेट रहेगा करंट अफेयर रिलेटेड लेके। इंटरनल सिक्योरिटी खालिस्तान, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, क्या किया है सेंटर, कुछ 150, 10,500 कुछ ये को URL को, लिंक को ये किया है बैन, ब्लॉक कर दिया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बस ये है इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ ये है टॉपिक। खालिस्तान तो जानते ही हो, पंजाब का सेपरेशन का जो मांग कर रहा है, सेपरेट पंजाब का मांग कर रहा है जो लोग, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी चाह रहा है जो इंडिया से। और एक्सप्लेन पेज में तो आज कुछ भी नहीं था ऐसा काम का। ये प्रायर सेंक्शन व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन ईडी केस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, ये उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। हाँ ईडी जो है वो तुम्हारा पीएमएलए एक्ट जो है, ठीक है, इसमें मैंने इसमें इसका पावर दिया गया है पीईडी को कि कैसे वो बिहेव करेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इसको दिया गया है पावर ईडी को। अब वो कैसे यूज करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये कुछ खास प्रीलिम्स के लिए न्यूज नहीं बन रहा है कि मेंस के लिए भी नहीं बन रहा है। मैंने हमेशा गाइडलाइन और ये देते रहता है रेगुलेशन टाइप में कि ईडी कैसे बिहेव करेगा। तो ऐसे कुछ खास नहीं बन रहा है इससे न्यूज, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर, अब ये भाई हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, ये सब न्यूज़ उतना मैंने हमारे काम का नहीं है कोई, बस हम इतना जान रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है हमारा टॉपिक है। कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिज्म कुछ और होता है। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, और कम्युनलिज्म मतलब जहाँ पे मैंने धर्म को लेकर लोग लड़ते रहते हैं, तो कम्युनलिज्म है। तो ऐसा एक टॉपिक है सोसाइटी में हमारा, उसके लिए बस ये हम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि कैसे पोलराइजेशन किया जा रहा है, कि टेम्पल और मस्जिद को लेकर पोलराइज किया जा रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट ये बनेगा एज एग्जाम्पल। नहीं तो ऐसे यहाँ से कुछ खास मैंने जीएस और प्रीलिम्स के लिए उतना कुछ खास निकाला नहीं जा सकता है। हाँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ठीक है, अजमेर के, ये आर्ट एंड कल्चर में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कौन थे ख्वाजा मुइनुद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती? ठीक है, ये जो सूफी मूवमेंट था उसमें बहुत बड़ा मैंने सूफी सूफी मूवमेंट के, उनको बहुत बड़ा नाम है सूफी मूवमेंट का ये। ठीक है। और ये कुछ ऐसा मेम्स वगैरह का बात हो रहा है, ये अपना यूपीएससी से कुछ उसका लेना देना नहीं है। ये जो सूडो साइंस का, मैंने अभी वही तुम सुन रहे हो ना कि आयुर्वेदा, मैंने आयुर्वेदा पे मैंने ऐसा ये हो रहा है, मैंने एक तरह से हेमोपैथी आयुर्वेदा को लेके ऐसे प्रमोट कर रहा है। तो वही जो क्रिकेटर सिद्धू हैं, जो क्रिकेटर सिद्धू जो कमेंटेटर भी हैं और कपिल शो में जज भी तो रह चुके हैं, तो वो कैंसर को लेके वो कुछ आगे बढ़ दिए थे मीडिया पे कि कैंसर ठीक हो गया। अब मालूम नहीं कि वो किस मैंने किस ये पे बोले कि 30 या 40 डेज में कैंसर, फोर्थ स्टेज कैंसर ठीक है। तो इसके लेके इनके ऊपर बहुत सारे मैंने क्रिटिसिज्म हुआ है इनका, जो साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत क्रिटिसाइज किए हैं कि ऐसा मैंने तुम फेक न्यूज मैंने झूठ मूठ का कोई ऐसा प्रूफ है तो बताओ, बोल के बात चल रहा है। ठीक है, तो वही है कि अगर स्यूडो साइंस को अगर इस तरीके से सोसाइटी में प्रमोट किया जाएगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी का लार्जर लेवल पे हार्म है। तो ये चीज बात हुआ है, अब देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ होना है नहीं होना है। वो बोल रहा है माफी मांगो, फोर्थ स्टेज कैंसर कैसे 40 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम नींबू पानी और हल्दी वल्दी क्या क्या बोल के, तो ऐसा बात चल रहा है। बस एक आइडिया रखो कि ऐसा कुछ हुआ है बोल के। एडिटोरियल, ये जो ऊपर देखे इस हेडलाइन में, आरबीआई पॉलिसी, वाई एमपीसी इज लाइकली टू कीप द रेपो रेट अनचेंज। अब क्या है कि गवर्नमेंट इस पे प्रेशर बना रहा है, कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया तुम रेपो रेट कम करो, ताकि क्या होगा, रेपो रेट कम होगा तो लोन इजी होगा, लोन इजी होगा, लोन इजी होगा मतलब क्या, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट चाह रहा है, ठीक। लेकिन आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई कह रहा है कि मैंने बढ़ाने का मन है मेरा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने रेपो रेट बढ़ाया तो बढ़ाने का मन है, लेकिन आगे अभी भी कह रहा है कि मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं कम नहीं करूंगा, मैं स्टैटिक रखूंगा, वैसे ही जैसा है वैसे ही रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा मैं। ठीक। तो चेंज क्यों नहीं करूंगा, कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, अभी इन्फ्लेशन है। अगर मैं पैसा अगर कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, तो उससे क्या होगा कि पैसा मार्केट में और आ जाएगा। उससे क्या होगा कि सब मैंने हाथ में, मैंने डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो आरबीआई के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है ना कि 4 ± 2 रखने का, इन्फ्लेशन रेट को। ठीक है। तो इसलिए आरबीआई कम कह रहा है कि मैं कम मैंने बढ़ाऊं, कम नहीं करूंगा, लेकिन मैं चेंज बढ़ाऊंगा भी नहीं, बोल के ऐसा डिबेट हो रहा है। ठीक। तो अब किस किस बेसिस पे आरबीआई ये करता है,
आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करेगा तो दो चीज होता है। ठीक, रेपो रेट चेंज किया तो दो चीज है, एक एमसीएलआर है 2016 का टेक्निक है, और एक ईवीएलआर है। एमसीएलआर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, और ईवीएलआर क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो रिटेल, रिटेल वगैरह जो रिटेल ये होता है ना लोन, वो रिटेल जो लोन लेते हैं, जैसे कि एमएसएमई कोई पैसा ले रहा है या फिर कोई इंडिविजुअल होम लोन ले रहा है या पर्सनल लोन ले रहा है, डायरेक्टली ये रेपो रेट से काम लिंक्ड है। जैसे जिसको पैसा चाहिए, अगर रेपो रेट चेंज किया गवर्नमेंट तो डायरेक्टली ये भी चेंज होता है, मैंडेट किया था 2019 में। लेकिन एमसीएलआर क्या है, 2016 का इसकी ये है टेक्निक है। यहाँ पे क्या था कि स्लो चेंज होता है रेपो रेट से। अगर रेपो रेट आज गवर्नमेंट चेंज किया तो बैंक लोग, मैंने कंपल्सन नहीं है बैंक लोगों पे कि वो लोग चेंज करेगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग इन फ्यूचर कर ही देता है। तो लास्ट टाइम जो एमसीएलआर चेंज किया था बैंक सब, वो 2022 का है। तो अभी जब स्टैटिक रखेगा तो यहाँ न्यूज में क्या बोला है कि अगर स्टैटिक रखा गया वैसे ही का वैसे ही, तो ईवीएलआर में जो है चेंजेस वो तो आएगा। मैंने कह रहा है कि आरबीआई लीव्स द रेपो रेट स्टेडी, अगर वैसे ही रखा रेपो रेट 6.5, तो ईवीएलआर में तो कोई चेंजेस ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ईवीएलआर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड है ये डायरेक्टली। लेकिन जो तुम्हारा अगर अगर एमसीआर में चेंज किया तो इससे क्या होगा कि बैंक लोग, सॉरी अगर चेंज नहीं किया, अगर रेपो रेट चेंज नहीं किया है तो ईवीएलआर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एमसीआर में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक लोग 2022 से ही अपना एमसीआर को लेकर कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर स्टैटिक रह गया तो फिर बैंक लोग खुद से अपना, क्योंकि बैंक का जो कॉस्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक महंगा होगा। उन लोगों को लेंडिंग जो मैंने उन लोगों का जो कैपिटल कॉस्ट है, बैंक चलाने का ऑपरेशनल ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको चलाने का महंगा पड़ता है। तो ऑटोमेटिक बैंक लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और वो लोग थोड़ा सा लेंडिंग रेट में कुछ चेंजेस करेंगे, बढ़ाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये फैक्टर है। अब एमसीएलआर क्या है, एमसीएलआर क्या है, 2016 में कोई मैंने लाया था टेक्निक, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। उसका जब देखा कि बैंक चेंज नहीं कर रहा है तो आरबीआई क्या किया, ईबीएलआर लाया। ईबीएलआर क्या था, एक्सटर्नल बेंच लेंडिंग रेट। ठीक, हो गया, आज का इतना ही न्यूज़ था। थैंक यू।